चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ लिया है एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ है यानी कि हम 1947 टू 1950 के दौरान की बात कर रहे हैं, उस दौरान क्या स्थिति थी हमारे देश की उसे पढ़ रहे हैं। उसे पढ़ने के लिए हम अपने इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं जिसमें से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टडी कर लिया है। आज हमारा अगला सेक्टर है फॉरेन ट्रेड, कि हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा है ये जानने की कोशिश करेंगे। किस दौरान? 1947 टू 1950, इस टाइम पीरियड के बीच में कैसा था ये जानने की कोशिश करेंगे। अब पहले क्या स्थिति थी वो आपने देखा ही था, बहुत ही प्रोस्परस इकोनॉमी थी हमारी, मशहूर थी हाई क्वालिटी रिसोर्सेज के लिए। अब हम बात कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी। तो अगर आप फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना चाहते हो, किसी भी देश के बारे में ये देखना चाहते हो कि फॉरेन ट्रेड की स्थिति कैसी थी, तो आप केवल 3 चीजें देख लीजिए फॉरेन ट्रेड की, आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि फॉरेन ट्रेड कैसा था। 3 चीजें कौन कौन सी हैं वो? पहले तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कैसा है, मैं तीनों चीजें बताऊंगा। वॉल्यूम, दूसरी चीज आप देखें वॉल्यूम के बाद कंपोजिशन कैसी है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, और तीसरी चीज आप देखें डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कैसा है। ये 3 चीजें अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको अपने आप ही अंदाजा लग जाता है कि फॉरेन ट्रेड अच्छा है या बुरा है, यानी फॉरेन ट्रेड की स्थिति कैसी है। वॉल्यूम का मतलब है कि कितने क्वांटिटी में गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी है। अगर किसी देश में बहुत हाई क्वांटिटी में गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं तो अच्छी बात है, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हो रहा है। सरप्राइजिंगली इंडिया की वॉल्यूम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अच्छी खासी थी। ना तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मॉडरेटली हाई थी, यानी कि अच्छी खासी कंडीशन थी। कंपोजिशन का क्या मतलब है? कंपोजिशन का मतलब होता है टाइप ऑफ गुड्स दैट आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। किस तरीके के गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे थे, इसका मतलब ये है किस तरीके के गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहे थे। तो उस टाइम पे आपको पता है मेनली 2 ही चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट तो हम किस चीज का करते थे? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किए जाते थे और फिनिश गुड्स क्या किए जाते थे? इंपोर्ट किए जाते थे। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो जितने भी रॉ मटेरियल है उनका एक्सपोर्ट, फिनिश गुड्स का इंपोर्ट। डायरेक्शन का मतलब है कि किन किन कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। तो उस टाइम पे मेनली तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही ये ट्रेड किया जा रहा था, इंग्लैंड के साथ ही ट्रेड किया जा रहा था। तो अगर मैं तीनों चीजों को जोड़ूं, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन, तो ये निकल के आता है कि बेशक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन ऐसी चीजों का हो रहा था जो हमारे देश के लिए अच्छी चीज नहीं थी। रॉ मटेरियल्स का ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा था और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट किया जा रहा था। और किया भी किसके साथ जा रहा था? मेनली सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ। तो हमारा फॉरेन ट्रेड जो था वो लिमिटेड था एक कंट्री के साथ। तो ये तीनों चीजें एग्रीगेट ये शो करती है कि फॉरेन ट्रेड की स्थिति भी कोई अच्छी खासी नहीं थी, बल्कि बहुत ही बेकार थी। और यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे अब बुक में अलग अलग करके दिए गए हैं अंडर द हेडिंग ऑफ स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें आपका पहला पॉइंट गिवन है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स। वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई पहले इसमें, कि हमारे देश में क्या किया जा रहा था कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब कि जो रॉ मटेरियल हैं उन्हें तो एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उन्हें
एक्सपोर्ट्स किया जा रहा था, सॉरी फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा था और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। देखिए, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्योंकि हमारे देश में कॉलोनियल गवर्नमेंट चल रही थी, यानी कि अंग्रेजों का राज था, वही हमारी सारी डिसीजन मेकिंग करते थे, तो उन्होंने डिसीजन मेकिंग इस तरीके की कि इंडिया, जो हमने कल देखा था कि सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का टू फोल्ड मोटिव क्या था, दो मकसद क्या थे, यही तो दो मकसद थे कि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ नेट एक्सपोर्टर बना के छोड़ दे, कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया ताकि देश में रॉ मटेरियल की डिमांड ना हो और सारा का सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया जाए ब्रिटेन को। अब देखो ये चीज अच्छी है या नहीं है, तो ये चीज बहुत बुरी है। आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हर देश के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उन रिसोर्सेज का बहुत एफिशिएंट यूज होना चाहिए। और इंडिया वाले क्या कर रहे थे या क्या करने पे मजबूर कर दिया गया था कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इंडिया में यूज होने के बजाय ब्रिटेन को दे दिए जा रहे थे। वो भी कैसे? टैरिफ फ्री, क्योंकि कल हमने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी भी पढ़ी थी जिसमें ये कह दिया गया था कि ब्रिटेन को अगर एक्सपोर्ट किया जाएगा प्राइमरी प्रोडक्ट्स तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उन्हीं रॉ मटेरियल की मदद से जो फिनिश गुड्स ब्रिटेन तैयार कर रहा था उसे दोबारा से इंडिया में बेच देता था, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री थी नहीं, तो इंडिया में ऐसा कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो मजबूरन लोगों को वही चीजें खरीदनी पड़ रही थी। तो ये जो कंपोजिशन है, जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था आपको कंपोजिशन का, ये कंपोजिशन इंडिकेट करती है कि देश बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था। बैकवर्ड इसलिए था क्योंकि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, देश में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो खुद प्रोडक्शन करे तो दूसरे देश के ऊपर निर्भर था सामान खरीदने के लिए। देश के अंदर इतनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी या कैपिटल गुड्स नहीं थे कि रॉ मटेरियल का फायदा उठा के खुद ही प्रोडक्शन कर ले, तो मजबूरन दूसरे देशों को बेचना पड़ रहा था। तो पहला पॉइंट तो हो गया ये जो कंपोजिशन को इंडिकेट करता है। दूसरा पॉइंट जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया था डायरेक्शन, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। उस टाइम पे मोर देन हाफ यानी 50% से भी ज्यादा ट्रेड इंडिया का ब्रिटेन के साथ ही होता था। आधे से ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन के साथ होता था, वो इसलिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपना दी गई थी, बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था, क्योंकि गुड्स पे टैक्स ज्यादा लगा देते थे तो उनकी कीमतें वैसे ही बढ़ जाती थी। तो 50% से ज्यादा ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटेन के साथ था। इसके अलावा थोड़ा वो ट्रेड हम एक दो कंट्रीज के साथ और करते थे, जिसमें श्रीलंका थोड़ा सा एक मेन कंट्री हम कह सकते हैं, श्रीलंका के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड होता था, वो ना के बराबर था। ठीक है, बाकी कंट्रीज के साथ बहुत ही कम ट्रेड होता था, मेनली किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ ही होता था। और ट्रेड भी किस तरीके का था वो हमने देख लिया, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और फिनिश्ड गुड्स का। तो ये भी कोई एक अच्छी चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा जो ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्टेड था, वो ओपन नहीं था, वो रिस्ट्रिक्टेड था। तीसरा पॉइंट है सरप्लस ट्रेड। ये आपका जो मैंने पहला पॉइंट बताया था वॉल्यूम, उसको इंडिकेट करता है। देखिए पहले ना सरप्लस और डेफिसिट का मतलब समझे। अभी हमने ना मैक्रो का
लास्ट यूनिट नहीं की, नहीं तो आपको सरप्लस ट्रेड डेफिसिट ट्रेड का मतलब पता होता। ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सरप्लस का मतलब होता है कोई चीज एक्स्ट्रा होना, और डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। सरप्लस ट्रेड तब होता है जब एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट से ज्यादा हो। जब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा होते हैं ये सरप्लस ट्रेड को इंडिकेट करता है, और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं तो वो डेफिसिट ट्रेड को इंडिकेट करता है। वो क्यों? क्योंकि देखो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट का मतलब आप सामान बेच रहे हो, इंपोर्ट का मतलब सामान खरीद रहे हो, जब सामान बेचा ज्यादा जाता है खरीदा कम जाता है तब पैसे ज्यादा आएंगे, तो क्या हो गया? सरप्लस हो गया। खरीदा ज्यादा जा रहा है बेचा कम जा रहा है तो पैसे की कमी, क्योंकि खर्चा ज्यादा कमाई कम। तो सरप्राइजिंगली उस टाइम पे था तो सरप्लस ट्रेड, यानी देश की कमाई हो रही थी, एक्सपोर्ट ज्यादा थे इंपोर्ट से, जो कि किसी भी देश में होना चाहिए। लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज होने के बावजूद देश के लिए पॉजिटिव नहीं थी। उसके दो मेन कारण थे। पहला मेन कारण तो ये था, चलो हमें पता है एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम एक्सपोर्ट कर किस चीज का रहे थे? हम उस चीज का एक्सपोर्ट कर रहे थे जिसका नहीं होना चाहिए। हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे थे। रॉ मटेरियल तो अपने के लिए यूज होना चाहिए, वो तो वैसे ही लिमिटेड होता है। हम इंपोर्ट किस चीज का कर रहे थे? इंपोर्ट ऐसी चीज का करना चाहिए जिसके लिए हम सक्षम ना हो। जैसे उस टाइम पर हमारा देश कैपिटल गुड्स तैयार करने के लिए सक्षम नहीं था, मशीन वगैरह, तो चलो भाई मशीन इंपोर्ट कर रहे तो समझ में आता है। कोई ऐसी चीज जो हमारे देश में तैयार नहीं हो सकती वो इंपोर्ट कर रहे तो समझ में आता है। जैसे आजकल हम पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, भाई समझ में आता है अरब कंट्रीज के पास पेट्रोल डीजल ज्यादा है, हमारे पास कम है। लेकिन इंपोर्ट किस चीज का कर रहे थे? इंडस्ट्रियल गुड्स किस चीज के इंपोर्ट किए जा रहे थे? फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स कौन से? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तैयार हुए थे। और इंडिया तो वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। यानी जो हमारी ताकत थी हम वही गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे। तो बेशक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा थी, लेकिन वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारी बैकवर्डनेस को शो कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा था और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा था। दूसरी चीज, और एक और बड़ी चीज, कि ये जो सरप्लस ट्रेड से जो कमाई हो रही थी, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट मतलब सामान तो बेचा ही जा रहा है, चलो ये भी मान लिया भाई रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं, कमाई हो रही थी देश की, लेकिन उस देश की कमाई को देश के भले के लिए नहीं खर्च किया जा रहा था। जैसे आज अगर एक्सपोर्ट आपका ज्यादा होता है, सरकार की कमाई ज्यादा होती है, तो सरकार उसको देश के डेवलपमेंट के लिए लगाएगा। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, वो चाहता ही नहीं थे, ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि देश की तरक्की हो। वो क्या करते थे कि जितनी भी कमाई हो रही थी उस कमाई को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। तो वो जो इंडिया का वेल्थ था, जो इंडिया की कमाई थी, उसे एक किस्म से बहा दिया गया था। जैसे हम नाली में पानी को वेस्ट बहा देते हैं, ऐसे ही वो पैसा बहाया जा रहा था। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में कई बार पूछा गया है। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सरप्लस ट्रेड से कमाई हो रही थी उसका इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए किया जा रहा था, या उस पैसे को कहाँ वेस्ट कर दिया जा रहा था, कहाँ बहा दिया जा रहा था। तो मेनली 3 कामों के लिए उसे यूज किया जा रहा था। सबसे पहला काम तो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही राज नहीं कर रही थी, इंडिया पे ही, वो इंडिया जैसे बहुत सी कंट्री पे राज कर रही थी। अब बहुत सी कंट्रीज पे कंट्रोल करने के लिए जंग लड़नी पड़ती है, जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कहां से आ रहा था? इंडिया का पैसा खर्च किया जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स इन वॉर्स को लड़ने के लिए, जंग को लड़ने के लिए पैसा खर्च कर दी थी, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी इंपीरियलिज्म की, यानी कि पूरे देश पे, पूरे देश पे नहीं पूरे वर्ल्ड पे राज करने की थी। तो पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा था? ऑन फाइटिंग वॉर्स। दूसरी चीज, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए देखो, अगर आप किसी देश पे राज करना चाह रहे हो तो आपको 2 तरीके के खर्चे करने पड़ेंगे।
एक तो उस देश पे कंट्रोल करने के लिए, तो वो तो था जंग लड़के, लड़ाई लड़के, एक तो वो खर्चा। आप जब लड़ाई जीत गए तो आपके पास कंट्रोल आ गया, उस कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, उसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जो है बार बार पॉलिसीज लेके आते थे, अपने, जैसे कि रेलवे बना दी, रेलवे अपने फायदे के लिए बना दी है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ही। तो वो सारे खर्चे जो देश पे कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे थे, पॉलिसीज बनाई जा रही थी, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, देश पे राज मेंटेन रहे उनका। तीसरा है, ये सारे के सारे खर्चे वर बोर्न बाय द इंडियन एक्सचेकर। एक्सचेकर का क्या मतलब होता है? एक्सचेकर एक ऐसा ऑफिस होता है जो पैसे को मैनेज करता है। एक्सचेकर एक ऐसा ऑफिस होता है जो पैसे को मैनेज करता है, यानी कि एक ऐसा ऑफिस जहां पे सारा हिसाब किताब किया जाता है कि भाई कहां से कितना पैसा आ रहा है, उसे कहां खर्च करना है, कहां खर्च नहीं करना। तो उस टाइम पे ये जो एक्सचेकर था ये ब्रिटेन में बैठा होता था, यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड से डिसाइड किया जाता था कि भाई कितना पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा। तो जितना भी खर्चा था वो इंडियन एक्सचेकर के द्वारा किया जाता था या इंडिया के पैसों से ही किया जाता था। तो मेनली हम बताएंगे दो खर्चे किए जा रहे थे, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो दो काम के लिए किया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और वॉर्स को फाइट करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है या तो 1 नंबर में या 3 नंबर में। 1 नंबर में आएगा तो आप बस ये 2 पॉइंट एज इट इज लिख देंगे, 3 में आएगा तो ये जो 3 पॉइंट लिखे 1 2 3, ये 3 पॉइंट लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे दिस इंप्लाइड अ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इंडिया के पैसे को बहा दिया जा रहा था, एक किस्म से वेस्ट कर दिया जा रहा था। तो ये 3 पॉइंट वही 3 पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, आपको देखने चाहिए जब भी आप फॉरेन ट्रेड को देखते हैं, वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। ये सारी चीज कुल मिला के इंडिकेट कर रही थी कि देश में पॉवर्टी थी और बैकवर्डनेस थी। इसके बाद अब हमने 3 चीजें देख ली हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड। अगली चीज आती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी? तो पहले तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब समझो आप। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड एग्रीगेट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड एग्रीगेट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन। यानी जब हम देश में पॉपुलेशन को स्टडी करें और पॉपुलेशन से जुड़ी हुई बाकी चीजों को स्टडी करते हैं, वो आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल का पार्ट होता है। अब आपको पता होगा जनगणना होती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है हर साल, हर 10 साल, हर 10 साल, हर 10 साल में पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ ये पता नहीं लगाया जाता देश में पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के साथ साथ और भी चीजों का पता लगाया जाता है, जैसे कि बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये रिलेटेड एग्रीगेट्स देखेंगे, फिर पॉपुलेशन देखेंगे क्या थी क्या नहीं। पहला पॉइंट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब आपको पता होगा, बर्थ रेट का मतलब है कि पर थाउजेंड पॉपुलेशन में कितने लोगों की जो है बर्थ हो रही है एक साल में और कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो उस टाइम पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा थे और ये डाटा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि कुछ कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद जरूर करने पड़ेंगे। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 48 एंड 40 पर थाउजेंड, यानी कि हर 1000 पीपल पे 48 बच्चों के बर्थ हो रहे थे और 40 की डेथ हो रही थी। अब ये डाटा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कुछ रीजंस थे। देखो पहले चीज तो बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा होना क्या इंडिकेट करता है?
आपके बुक में तो लिखा हुआ है कि पॉवर्टी को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, पॉवर्टी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा लैक ऑफ लिटरेसी को भी इंडिकेट करता है। लोगों में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, लैक ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन कम है, ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है। साथ के साथ ये लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंडिकेट करता है कि देश में हॉस्पिटल्स कम हैं और हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कम है। अब ऐसा इसलिए है, देखो बर्थ रेट ज्यादा है, यानी कि बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे हैं। अब ज्यादा जन्म क्यों ले रहे हैं? एक चीज तो क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल की इंपॉर्टेंस का नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल की किस तरीके से जा सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यानी कि इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे जहां लोगों को एजुकेट किया जाए या प्रॉपर उन्हें इस तरीके की फैसिलिटीज दी जाए कि वो बर्थ कंट्रोल कर सके। पॉवर्टी का क्या लेना देना बर्थ रेट से? पॉवर्टी का ये लेना देना, देखो अगर आप देखोगे जहां जो फैमिली बहुत ज्यादा गरीब होगी वहां आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो वो जॉइंट फैमिली होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर फैमिली जॉइंट नहीं होती, लेकिन मेनली जो गरीब होते हैं ना उसमें फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा होंगे। जैसे आप कई बार देखो तो जो कंस्ट्रक्शन का काम करने आते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी पे आते हैं, वो फैमिली मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं। साथ के साथ आप देखोगे तो उनके फैमिली मेंबर्स में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई जितने परिवार में सदस्य होंगे अगर सब भी थोड़ा थोड़ा कमाएंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा, इसलिए बर्थ रेट उनमें ज्यादा होता है। तो ये रीजन है बर्थ रेट ज्यादा होने के। ऐसे ही डेथ रेट की बात अगर हम करें तो देखो आज के टाइम में डेथ रेट इतना ज्यादा नहीं है जितना पहले था, यानी आज इतनी मृत्यु नहीं होती लोगों की जितनी पहले होती थी। क्यों नहीं होती? क्योंकि अब ट्रीटमेंट है हर चीज की। पहले क्या था, अगर कोई बीमारी होगी तो उसका कोई इलाज नहीं था क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो इस तरीके का इन्वेंशन नहीं कर पाते थे, इस तरीके की रिसर्च नहीं कर पाते थे कि बीमारियों का इलाज कहाँ से करें। पॉवर्टी ज्यादा थी, गरीबी होने के कारण ऐसे एरिया में रहा जाता था जहां गंदगी ज्यादा होती थी। तो ये सारे रीजंस थे कि बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा है। तो पहली चीज तो बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा होना नेगेटिव चीज है। ये क्या क्या इंडिकेट करता है? ये मैसिव पॉवर्टी को इंडिकेट करता है, ये लैक ऑफ लिटरेसी को इंडिकेट करता है, ये लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। ये क्वेश्चन ना दो तीन तरीके से बन सकता है। एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये बताइए ब्रिटिश रूल के दौरान डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, तो आप बता देंगे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ये भी पूछा जा सकता है कि वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताइए, यानी बताइए कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल का पता लगाने के लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बर्थ रेट का इस्तेमाल करते हैं, डेथ रेट का करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का करते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट डज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट इंडिकेट, कि अगर बर्थ रेट और डेथ रेट हाई है तो वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो ये तीन चीजें इंडिकेट करता है जो मैंने आपको भी बताई। अगला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि अगर 1000 जीवित बच्चे हैं देश में जिनकी आयु 1 साल या 1 साल से कम है, यानी 1 साल से कम 1000 बच्चे हैं, तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है? उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है? तो ऑब्वियसली बात है, अगर मृत्यु ज्यादा बच्चों की हो जाती है तो इसका मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन बच्चों को सही टाइम पे प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिली, प्रॉपर इलाज नहीं मिला। जैसे आजकल आप देखो ना, अगर छोटा बच्चा होता है तो उसे कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पैदा होते इंजेक्शन लगते हैं, फिर कहा जाता है भाई 1 महीने बाद ये इंजेक्शन लगवाना, पोलियो की दवाई पिलवाई जाती है। ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है? कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है। तो उस टाइम पे ये डाटा 218 का था,
यानी 1000 बच्चों में से 218 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की आयु तक पहुंच ही नहीं पाते थे, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। और अगर आज के बात करें तो ये देखो कितना कम हो गया, ये केवल 32 तक रह गया, 218 से 32। अब ये हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या इंडिकेट करता है? ये वही 3 चीजें इंडिकेट करता है जो हमने यहां देखी। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज आपकी आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में, अपने लाइफ टाइम में कितने साल तक जीवित रहेगा ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है वो इतने साल ही जीवित रहे। तो अगर हम आज की बात करें तो बुक में तो आपका 69.4 डाटा गिवन है, लेकिन फिलहाल ये 69.9% हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 70। आज के समय में औसतन व्यक्ति 70 साल तक जीवित रहता है, औसतन है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कोई 70 साल से ज्यादा भी जीवित रहे, कम भी रहे, लेकिन उस टाइम पे ये डाटा बस 32 साल का था। अब आप, हो सकता है आपके माइंड में ये सवाल जाए कि सर हमने तो ये सुना है कि पुराने जमाने के लोग 100 साल तक जीवित रहते थे, आप कह रहे हो 32 साल तक ही जीवित रहते थे। तो मैं वही बता रहा हूं, ये एवरेज लाइफ है। और ये एवरेज लाइफ इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। तो अगर मैं एवरेज निकालूं, मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसकी कोई एक पॉपुलेशन, मान लीजिए पॉपुलेशन में 2 व्यक्ति ही हैं। एक तो ऐसा है जिसकी मृत्यु 99 ईयर्स में होती है, एक ऐसा है जिसकी मृत्यु 1 साल में ही होगी। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो क्या हो गया, 99 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो इसकी एवरेज आ गई 50। तो उस टाइम पे ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम था, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी एवरेज एज कम थी। वो इसीलिए ही कम थी क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम था। अगर कोई बीमार हो गया तो उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता था। लोगों में अवेयरनेस कम थी। अवेयरनेस इसलिए कम थी, पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें पता नहीं था क्या हेल्दी जीवन जीने के तरीके होते क्या नहीं होते। गरीबी थी तो लोग सही चीजें अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है दोज हु कैन रीड एंड राइट। वैसे तो लिटरेसी रेट का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इंडिया में यह माना जाता है जो व्यक्ति लिख सकता है और पढ़ सकता है उसे हम लिटरेट मानते हैं। देखो, लिटरेट और एजुकेटेड में फर्क होता है। लिटरेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ और लिख सके। एजुकेटेड इससे ज्यादा बड़ा टर्म होता है। एजुकेशन तब होगी जब आप ग्रेजुएशन करोगे, जब आप मास्टर डिग्री करोगे, और आप बिना कुछ ये करे सिर्फ पढ़ और लिख भी सकते तो आपको कौन लिटरेट माना जाएगा। सॉरी। तो उस टाइम पे लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 16% थी। इसका मतलब अगर देश में 100 व्यक्ति है तो 100 में से केवल और केवल 16 व्यक्ति ही ऐसे जो लिख और पढ़ सकते हैं। ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो एजुकेटेड है। एजुकेटेड तो बहुत बड़ी चीज हो गई, यहां बात सिर्फ लिखने और पढ़ने की है। तो सिर्फ 16 व्यक्ति ऐसे थे जो लिख और पढ़ सकते थे। यानी कि कितनी बैकवर्डनेस को शो करता है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सोशल बैकवर्डनेस। कि उस टाइम पे हमारे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही नहीं थे, लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं थे, पॉवर्टी इतनी ज्यादा था कि सब काम धंधे में लग जाते थे। तो इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल बैकवर्डनेस को शो करता है। और साथ के साथ ये तो होगी लिटरेसी रेट। अगर इसमें मैं फीमेल लिटरेसी रेट की बात करूं तो ये भी केवल 7% था। इसका मतलब क्या कि टोटल पॉपुलेशन में से केवल 16% ऐसे थे जो पढ़ और लिख सकते थे। और अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो अगर फीमेल आपकी 100 है तो उसमें से भी केवल 7 ही फीमेल लिटरेट थी। यानी कि वैसे ही लिटरेसी रेट कम था, लेकिन फीमेल की बात करें तो वो और भी ज्यादा कम था। तो इसका मतलब सोशल बैकवर्डनेस में जेंडर बायसनेस भी थी। मेल और फीमेल के बीच में पक्षपात बहुत ज्यादा था।
यानी कि मेल मेंबर्स को तो पढ़ने लिखने का फिर भी थोड़ा बहुत मौका मिल जाता था, बट फीमेल मेंबर्स को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था। तो ये तो हमने देख लिया डाटा आपका जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में मैंने आपको बताया हम क्या क्या देखते हैं, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। ये हो गया रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब देखो पॉपुलेशन के बारे में, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का हमारा। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में ये आपकी जो बुक में इतने सारे पॉइंट्स गिवन हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 पॉइंट्स में सबका सार बता दूंगा, समरी बता दूंगा। हम हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब समझो पहले। तो हमारे पॉपुलेशन में किस किस तरीके के चेंजेस आए। तो हमारे पॉपुलेशन में जो चेंजेस आए उसको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइम पीरियड है 1881, दूसरा है 1921, तीसरा है 1951। इन 3 फेजेस को हम पढ़ेंगे और हमारा ये टॉपिक यहां पे खत्म हो जाएगा। 1881, 1921 और 1951। ठीक है, इससे डिटेल में मैं करवाऊंगा आपको अब नेक्स्ट क्लास में। क्लास का टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आज के लिए हम यहीं पे इस क्लास को खत्म करेंगे। ये 3 फेजेस मैंने आपको इसलिए बता दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया माइंड में हो जाए। तो हम अगली क्लास में ये 3 फेजेस देखेंगे, और लास्ट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक बचता है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उससे हम अगली क्लास में कंप्लीट करके इस चैप्टर को अगली क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए तो टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे।